दोस्तों, स्वागत है आप सबका श्री गणेश आईएएस में। और इस अंक के साथ दृष्टि का 23 जुलाई का करंट अफेयर के बारे में बात करेंगे कि 23 जुलाई को क्या क्या इवेंट हुए हैं। तो दृष्टि का 23 जुलाई का ये करंट अफेयर आपका शुरू होता है। तो अभी सर्वेलेंस लॉज इन इंडिया एंड प्राइवेसी, ये है आपका जो पहला जो टॉपिक है वो है सर्वेलेंस लॉज इन इंडिया एंड प्राइवेसी। हुआ ये कि जो पेगासस है, ठीक है, पेगासस है, वो पेगासस जो एनएसओ ग्रुप इजरायली का जो कि एक एजेंसी है, तो ऐसा उसको माना जा रहा है कि उसने बहुत सारा लोगों का पर्सनल डिटेल या फिर उनकी प्राइवेसी में इंक्रोचमेंट किया है, उनके फ़ोन को टैप करा है ना, उनके फ़ोन के अंदर झांक के देखा है कि क्या क्या वो करते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो अभी ये बहुत सारा न्यूज़ था। तो मतलब कि ये एक रिसेंटली एक जो कोलैबोरेटिव इन्वेस्टिगेटिव एफर्ट है उसने रिवील किया है कि एटलीस्ट 300 इंडिविजुअल्स इन इंडिया वेर पोटेंशली आइडेंटिफाइड फॉर टारगेटेड सर्वेलेंस। तो उनको सर्वेलेंस पे रखा गया है, ठीक है। तो ये आपका न्यूज़ है कि उनको सर्वेलेंस पे रखा गया है। और ऐसा कहा जाए कि ये सोफिस्टिकेटेड स्पाईवेयर है। स्पाईवेयर मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि ये स्पाईवेयर क्या होता है। तो ये स्पाई मतलब जासूस और वेयर मतलब कि मालवेयर है ना, जो कि एक खतरनाक मालवेयर हो सकता है, एक वायरस टाइप का ये भी होता है जो कि आपके फ़ोन की आपकी तहकीकात करता है, आपके फ़ोन के अंदर झांक के देखता है ना। तो वो क्या करता है, आपके फ़ोन के अंदर सब कुछ देख लेता है। तो एक स्पाईवेयर है जिसका नाम पेगासस है, ठीक है। तो इसका नाम क्या है भाई, तो ये पेगासस है। तो हाउएवर द गवर्नमेंट हैज़ क्लेम दैट ऑल इंटरसेप्शन इन इंडिया टेक्स प्लेस लॉफुली। फिर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करिए कि जो भी ये क्लेम्ड है दैट कि ऑल इंटरसेप्शंस इन इंडिया टेक्स प्लेस लॉफुली, ठीक है। तो गवर्नमेंट तो करी कि भाई लॉफुली इंडिया में होता है ऐसा। तो कम्युनिकेशन और सर्वेलेंस इन इंडिया के बारे में बात करें तो ये दो लॉ के अंडर आता है। तो पहला आता है टेलीग्राफ एक्ट 85 और दूसरा आता है आईटी एक्ट 2000। तो आईटी एक्ट 2000 के तहत ये जो कम्युनिकेशन का जो सर्वेलांस है उससे किया जाता है। अब तो वो मुझे वो फैमिली मैन 2 का वो चेल्लम सर वाला और उसका वो जो उसमें जो श्रीकांत होता है वो तो मैं देखता था कि वो किसी का भी व्हाट्सएप तुरंत से चेक कर लेता था। तो पता नहीं क्या सीन है। तो वाइल द टेलीग्राफ एक्ट डील्स विद द इंटरसेप्शन ऑफ कॉल्स, अब ये जो टेलीग्राफ है ये आपका कॉल्स के इंटरसेप्शन को देखता है। आईटी एक्ट जो है ये डील करता है सर्वेलेंस ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। अब देखो भाई, सर्वेलेंस में तो बहुत लोग लगते हैं। अब सरकार कह रही है कि देखो भाई, हम सर्वेलेंस अगर करते भी हैं तो वो लॉ के साथ होता है। मतलब हम मतलब कि वो पता होता है हम किसका सर्वेलेंस कर रहे हैं, और हम जिसका चाहे उसका भी सर्वेलेंस कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे टेररिज्म का थ्रेट भी तो होता है ना। अभी अभी उत्तर प्रदेश में लखनऊ में जो बाराबंकी था वहाँ पे कई सारे टेररिस्ट की अरेस्ट हुई थी। तो वो टेलीग्राम में शायद वो लोग अपना डीलिंग करता था, ठीक है, तो उनको पकड़ा। तो अब ये पेगासस क्या है भाई, पेगासस एक प्रोजेक्ट बनाया गया है कि ये पेरिस बेस्ड मीडिया नॉन प्रॉफिट फॉरबिडन स्टोरीज़ जो है और एमनेस्टी इंटरनेशनल, इन्होंने एक लीक डेटाबेस को एक्सेस किया था जिसमें थाउजेंड्स ऑफ फ़ोन नंबर्स इनको मिला है, ठीक है। तो इंडिया के इसमें 3 कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं और बहुत सारे ऑफिशियल्स वगैरह भी हैं। आज राहुल जी कह रहे थे कि मतलब राहुल गांधी जी कह रहे थे कि उनका फ़ोन भी टैप हुआ है। तो यार फ़ोन टैप तो मतलब कभी भी हो सकता है, मतलब पता नहीं। खैर गवर्नमेंट है तो मतलब कि अपोजिशन है तो कहेगी, दैट इज़ द अनदर टाइम। बट ये एक मतलब साइबर क्राइम के लिए एक बहुत बड़ा इशू खड़ा हो जाता है कि कैसे एक बाहर की, मतलब ये इन्फ्लुएंस भी तो कर सकता है ना। मतलब बाहर की एक एजेंसी है, एक बाहर की कंपनी है आपके कंट्री में, किसी भी कंट्री में, इवन वो जो मैक्रोन है फ्रांस के, उनको तक नहीं छोड़ा, ठीक है। इमरान खान तो खैर मतलब उसका तो कुछ बात ही अलग है, उसका कर लिया तो क्या किया। तो टेलीग्राफ एक्ट कहता है कि अंडर सेक्शन 5(2) ऑफ दिस लॉ द गवर्नमेंट कैन इंटरसेप्ट कॉल ओनली इन सर्टेन सिचुएशन। भाई सर्टेन सिचुएशन में ही आप उसको क्या कर सकते हैं, आप इंटरसेप्ट कर सकते हैं कॉल्स को। तो ये कब हो सकता है कि जब इंटरेस्ट ऑफ आपकी सोवर्निटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया की बात हो, कि इंडिया की इंटीग्रिटी और जब सोवर्निटी की बात हो तो वहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट की बात हो, फ्रेंडली रिलेशन विथ फॉरेन स्टेट्स और पब्लिक ऑर्डर की बात हो, प्रिवेंटिंग इंसाइटमेंट ऑफ द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। देयर आर द सेम रिस्ट्रिक्शन इम्पोज ऑन फ्री स्पीच अंडर आर्टिकल 19(2) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहीं पे मतलब 19(2) में भी जो रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच का, तो यहीं से तो सेम रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि अगर आप सॉवरेनिटी को खतरा करते हैं तो आपके मतलब तो आप फ्रीडम ऑफ स्पीच आपका नहीं बना जाएगा, है ना। तो 19(2) मतलब सेक्शन 5(2) जो है अपना टेलीग्राफ एक्ट का, तो उसी व्यक्ति का वो लोग फ़ोन टैप वगैरह करते हैं कि जो सिक्योरिटी और या फिर लॉ एंड ऑर्डर में प्रॉब्लम क्रिएट करे,
है ना, या फिर इंसाइटमेंट करे ऑफेंस करने का, तो अगर आर्टिकल 92 में भी यहाँ भी सेम जो प्रोविज़न है, यही मतलब कि फ्रीडम ऑफ स्पीच में भी इसको लगा देते हैं, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन जब करना होता है तो, कि इस लाइंस पे आप हैं इसलिए आपका हम आर्टिकल 92 आपको अप्लीकेबल नहीं कर रहे हैं, तो है ना। तो बहुत सारे लोग को उसमें होता है ना, जैसे उठा के ले जाते हैं 92 के मामले में। हाउ एवर दिस रिस्ट्रिक्शंस, मतलब कि अरेस्ट करते हैं, उठाने का मतलब ये है कि तो हाउ एवर दिस रिस्ट्रिक्शन कैन बी इम्पोज ओनली व्हेन देयर इज़ अ कंडीशन जो प्रेसिडेंट हो, द ऑकरेंस ऑफ एनी पब्लिक इमरजेंसी हो और द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक सेफ्टी हो, है ना जी। अब जैसे सपोज करो कोई एक्स व्यक्ति है, वो कहीं किसी टेररिस्ट से अगर डील कर रहा है, तो अब वो क्या कर सकता है, तो वो एक पब्लिक सेफ्टी की बात होती है ना। या फिर सपोज करो कोई मतलब कोई ऐसा एक अपॉलिटिकल और पॉलिटिकल व्यक्ति है, उसकी वजह से लगता है कि ये पब्लिक ऑर्डर को हार्म कर सकता है, तो उसको भी टेप करके उसको देख सकते हैं। फर्दर जो है आपका द ग्राउंड्स ऑफ सेलेक्टिंग अ पर्सन फॉर सर्विलांस एंड एक्सटेंट ऑफ इंफॉर्मेशन गैदरिंग हैज़ टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग। अब ये राइटिंग में होना चाहिए कि जिसका आप ले रहे हो, है ना। ऐसा नहीं है कि वो किसी का फ़ोन कर दिया कि भाई थोड़ा देख ले, तो ऐसा नहीं होता है। यू मस्ट हैव टू राइट रिकॉर्ड अकॉर्डिंग टू लॉ। यू हैव टू ऑल्सो मेंशन द नेम हु आर गोइंग टू रिकॉर्ड, है ना, किसका आप रिकॉर्ड करने जा रहे हो, टू हुम, ठीक है, किसका, किससे। दिस लॉफुल इंटरसेप्शन कैन नॉट टेक प्लेस अगेंस्ट जर्नलिस्ट, और ये जो इंटरसेप्शन है ये कैन नॉट टेक प्लेस अगेंस्ट जर्नलिस्ट के अगेंस्ट नहीं करते हैं, प्रोवाइडेड दैट द प्रेस मैसेजेस इंटेंडेड टू बी पब्लिश इन इंडिया ऑफ द करस्पॉन्डेंस एक्रेडिटेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अनलेस दैट देयर ट्रांसमिशन हैज़ बीन प्रोहिबिटेड इन द सब सेक्शन। तो अब मतलब ये भी है कि जो प्रेस ये मतलब ये जो इंटरसेप्शन होता है, ये इंटरसेप्शन कैन नॉट टेक प्लेस अगेंस्ट जर्नलिस्ट के अगेंस्ट आप नहीं कर सकते हैं इंटरसेप्शन, ठीक है, नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट एक इंटरवेंशन की थी, उस केस का नाम था पब्लिक यूनियन ऑफ फॉर सिविल लिबर्टीज़ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, तो ये मे भी आपका एमसीक्यू किसी एग्जाम आ सकता है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने पॉइंट आउट किया था कि लैक ऑफ प्रोसीजरल सेफगार्ड्स इन द प्रोविजंस ऑफ द टेलीग्राफ एक्ट एंड लेट डाउन द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। इसमें कुछ ऑब्जर्वेशन दिया था कि टैपिंग इज अ सीरियस इन्वेजन ऑफ इंडिविजुअल प्राइवेसी। अगर आप टैपिंग करते हैं, इट मीन्स कि आप किसी की प्राइवेसी में आप इन्वेड कर रहे हैं। तो ये उसने कहा था सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में, तो PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यानी कि पब्लिक यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़, ठीक है। फिर इसने ये भी कहा था इट इज़ नो डाउट करेक्ट दैट एवरी गवर्नमेंट एक्सरसाइजेज सम डिग्री ऑफ सर्वेलेंस, ठीक है। इसको नकारा भी नहीं जा सकता कि सारी गवर्नमेंट जो है मतलब कि कुछ ना कुछ सर्वेलेंस आपका करती ही है एज अ पार्ट्स ऑफ इट्स इंटेलिजेंस आउटफिट, बट एट द सेम टाइम सिटीजन्स राइट टू प्राइवेसी हैज़ टू बी प्रोटेक्टेड। वहीं साथ ही साथ आपको सिटीजन्स की राइट को प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करना है। सैंक्शन फॉर इंटरसेप्शन, तो द एबव मेंशन सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वेशन फॉर्म द बेसिस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग रूल 419A, ठीक है। तो ये इससे 419 एक आया था इन द टेलीग्राफ रूल्स 2007 में, और लेटर द रूल्स प्रिस्क्राइब किया हुआ था अंडर IT एक्ट 2009 में। तब ये रूल आपका जो 419A स्टेट्स करता है कि सेक्रेटरी ऑफ टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कैन पास ऑर्डर्स ऑफ इंटरसेप्शन इन द केस ऑफ सेंटर एंड सिमिलर प्रोविजन एग्जिस्ट एट ऑल स्टेट लेवल। इसलिए तो वो कह रहे हैं कि गृह मंत्री इस्तीफा दें, है ना। राहुल जी कह रहे थे कि गृह मंत्री को इस्तीफा दो, क्योंकि बिना, और ये कौन कर सकता है भाई, तो सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर जॉइंट सेक्रेटरी के रैंक का, उससे नीचे नहीं होना चाहिए, वही आपको इंटरसेप्शन का दे सकता है ऑर्डर। और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर देती है एट द सेंट्रल लेवल पे, और स्टेट लेवल पे जो वहाँ का होम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर होगा वो करते हैं। अब बात करते हैं IT एक्ट 2000 की। ये बहुत मतलब सारे IT के जो भी आप क्राइम जो भी मतलब जो भी वायलेशन करता है, तो जैसे किसी को अननेसेसरी हार्म करना, ठीक है, एब्यूज़ करना ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, या फिर किसी को मतलब किसी तरह की भी करना, कुछ गलत चीज़, किसी का गलत फ़ोटो डाल देना, ये सब इसी IT एक्ट 2000 में आता है। तो सेक्शन 69 ऑफ द IT एक्ट है एंड द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये आया है आपका फॉर सेफगार्ड्स फॉर इंटरसेप्शन मॉनिटरिंग एंड डिक्रिप्शन ऑफ इंफॉर्मेशन रूल्स 2009, ठीक है। तो इसमें इनेक्ट किया गया था, इसको लीगल फ्रेमवर्क दिया गया था फॉर इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस को, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस को लीगलिटी दे दी गई कि लीगल दे दिया गया कि आप इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस कर सकते हैं। हाउ एवर द स्कोप ऑफ सेक्शन 69 ऑफ द IT एक्ट इज़ मच ब्रॉडर, ठीक है, एंड वेग देन द टेलीग्राफ एक्ट। अब ये भाई टेलीग्राफ एक्ट से ज़्यादा ही वेग है और ज़्यादा बड़ा है। Act the only condition precedent for engaging electronic surveillance is for the investigation of an offense,
ये तभी यूज़ करता है, जैसे अभी राज कुंद्रा जी फंसे हैं ना उसमें पोर्नोग्राफी वाले में, तो उनका भी सेम इसी तरह, इसी से इनका पकड़ते होंगे, उसी एक्ट के तहत इनका इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, ठीक है, सेक्शन 69 ऑफ द आईटी एक्ट का। तो दीज प्रोविजंस आर प्रॉब्लमेटिक एंड ऑफर द गवर्नमेंट टोटल ओपेसिटी इन रेस्पेक्ट टू द इट्स इंटरसेप्शन एंड मॉनिटरिंग एक्टिविटीज़। अब भाई ये प्रॉब्लमेटिक है, अब गवर्नमेंट टोटल ओपेक हो जाता है ना, वो मतलब कि अपने, ऐसा लोग कहते हैं सिविल जो लिबर्टीज़ हैं कि इसका ऐसा हो सकता है कि इसको मतलब ओपेसिटी में किया जा सकता है, ठीक है। तो ये बात हुआ आपका। अब एसोसिएटेड इशू विद द सर्वेलेंस क्या है, तो लीगल लूप होल्स है। तो अकॉर्डिंग टू सेंटर फॉर इंटरनेट एंड सोसाइटी द गैप्स इन लॉज अलाउ सर्वेलेंस एंड अफेक्ट प्रिवेसी, ठीक है। जैसे एग्जांपल देते हैं कि एम्बिग्यूटी ऑन इशूज़ लाइक type of interception, granularity of information that can be intercepted, and the degree of assistance from the service providers help in bypassing the laws and aid surveillance by the state। तो बहुत सारे एम्बिग्यूटी बताई गई है। ऐसे ये भी बताया गया है कि आपका ये फंडामेंटल राइट जो है ये अफेक्ट करता है। तो द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ अ सर्वेलांस सिस्टम इम्पैक्ट्स द राइट टू प्रिवेसी, जो कि सुप्रीम कोर्ट के केएस पुट्टुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में 2017 में कहा था कि राइट टू प्रिवेसी है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, आपका फंडामेंटल राइट है राइट टू प्रिवेसी को, ठीक है। तो एंड द एक्सरसाइज ऑफ द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड द पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 19 एंड 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये फंडामेंटल राइट को अफेक्ट करता है। फिर से उसके बाद कहते हैं कि ऑथोरिटेरियन रेजिम भी हो सकता है, मतलब ऑथोरिटेरियन रेजिम की मतलब कि ये हो गया कि कोई ऑथोरिटेरियन मतलब कि हिटलर टाइप का रूल है ना, सो कॉल्ड ऑथोरिटेरियन रूल हो सकता है। तो सर्वेलांस प्रमोट करता है स्प्रेड ऑफ ऑथोरिटेरियनिज्म इन द गवर्नमेंट फंक्शनिंग सिंस इट अलाउज द एग्जीक्यूटिव टू एक्सरसाइज अ डिसप्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ पावर ऑन द सिटीजन एंड इम्पैक्ट्स देयर पर्सनल लाइव्स। थ्रेट टू फ्रीडम प्रेस भी है ये भाई। वे फॉरवर्ड क्या है, तो देर इज़ अ नीड ऑफ रिफॉर्म्स फॉर द इंडियन सर्वेलेंस रेजिम विच शुड इनकॉर्पोरेट एथिक्स ऑफ सर्वेलेंस, भाई एथिक्स डालिए अपने सर्वेलेंस में, एंड कंसिडर द मोरल एस्पेक्ट्स ऑफ हाउ सर्वेलेंस इज एम्प्लॉयड, ठीक है। इन दिस कंटेक्स्ट देर इज़ अ नीड फॉर द होलिस्टिक डिबेट फॉर द पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 जो इनेक्ट हुआ है, ठीक है जी, अभी इनेक्टेड है वो, ठीक है, जो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल है। तो सो द लॉ कैन बी टेस्टेड अगेंस्ट द कॉर्नर स्टोन ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड ग्रोथ ऑफ डिजिटल इकोनॉमी एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री कैन बी बैलेंस। तो दोनों को बैलेंस करना है। इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल आया था, काफ़ी अच्छी आर्टिकल थी, यू कैन गो थ्रू द आर्टिकल। सो इस हिसाब से बस याद रखिएगा सेक्शन 69 वाला ये याद रखिएगा कि एक तो टेलीग्राफ एक्ट है 1885 का, और दूसरा ये आपका आईटी एक्ट 2000 का, ठीक है। फिर उसमें फिर रूल फॉर्म किए इंफॉर्मेशन रूल 2009 का, ठीक है जी। अब आता है एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज बिल 2021। अब रिसेंटली क्या हुआ कि गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस किया है कि एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज बिल 2021 इन लोकसभा। तो इट सीक्स टू रिप्लेस द ऑर्डिनेंस इशूड इन जनवरी 21 जो कि प्रोहिबिट्स करता था एनी एजिटेशन एंड स्ट्राइक बाय एनीवन इंगेज इन द एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज। मतलब कि अगर आप डिफेंस पर्सनल हो, आप डिफेंस में हो, तो आप कोई स्ट्राइक इस तरह की चीज़ में इंगेज नहीं रह सकते हो, पहले ऑर्डिनेंस पास हुआ था। की पॉइंट्स देखते हैं। तो इट इंक्लूड्स एनी सर्विसेज इन एनी एस्टेब्लिशमेंट और अंडरटेकिंग dealing with the production of goods or equipment required for defense related purpose or for any establishment of the armed forces or connected with them of or defense, ठीक है। मतलब कि जो भी है आर्म्ड फोर्सेस का या फिर कोई सामान बनाता हो या फिर कुछ कोई भी इक्विपमेंट सप्लाई करता हो। इट ऑल्सो इंक्लूड सर्विसेज, इसमें सर्विसेज भी हैं। इफ़ सीज्ड वुड अफेक्ट द सेफ्टी द एस्टेब्लिशमेंट इंगेज इन सच सर्विस और इट एम्प्लॉयज़, ठीक है। तो इसमें इंक्लूड आपका ये भी किया गया है जो सर्विस में भी है, ठीक। तो इन एडिशन गवर्नमेंट में डिक्लेयर एनी सर्विस एज एन एसेंशियल सेल्फ डिफेंस सर्विस। अब कोई भी सर्विस को गवर्नमेंट डिक्लेयर कर सकती है कि भाई एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज है, ठीक है। तो आप इसमें स्ट्राइक वगैरह नहीं कर सकते हैं। इसमें प्रोडक्शन ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट्स और गुड्स हो गया, ऑपरेशन और मेंटेनेंस इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट और यूनिट्स इंगेज इन सच प्रोडक्शन, रिपेयर और मेंटेनेंस ऑफ प्रोडक्ट्स कनेक्टेड विद द डिफेंस। तो डिफाइंड स्ट्राइक को इसको इस तरह से डिफाइंड किया गया कि इट इज़ डिफाइंड एज सेसेशन ऑफ वर्क बाई अ बॉडी ऑफ पर्सनस एक्टिंग टुगेदर विच इंक्लूड्स मास कैजुअल लीव। जैसे मान लो कि कभी ऐसा नहीं है कि सीआरपीएफ के जवान कहें कि आज सब छुट्टी मनाएगा, नो, इट कैन नॉट बी हैपन, इवन कोई ऐसा नहीं कर सकता। तो यहाँ पे क्या किया है कि इसको डिफाइन किया है कि कोई भी सेसेशन ऑफ वर्क हो, बाई अ बॉडी हो या ऑफ पर्सनस हो एक्टिंग टुगेदर विच इंक्लूड्स मास कैजुअल लीव, कोऑर्डिनेटेड रिफ्यूज़ल अगर कोई करता है, ठीक है, रिफ्यूज़ल टू वर्क ओवर टाइम। अब डिफेंस में आप ओवर टाइम के लिए मान लो 10 लोग इकट्ठे होकर नहीं करें कि नहीं आंदोलन, हम कंपनी में बैठ जाएंगे, हम नहीं काम करेंगे, हमारी सैलरी बढ़ाओ फिर दुगनी करो, ये भी नहीं हो सकता है। एनी अदर कंडक्ट विच रिजल्ट्स इन और लाइकली टू रिजल्ट इन डिसरप्शन ऑफ वर्क इन एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज। तो इसमें दिया गया है कि भाई प्रोहिबिशन ऑन स्ट्राइक्स किया गया है, ठीक है। कोई आप प्रोहिबिशन हो गया स्ट्राइक्स के ऊपर,
तो याद रखिएगा ये पहले अभी बिल आया है तो अभी एक्ट नहीं आया है, तो अभी एक्ट आने में इसका समय लगेगा। जब एक्ट पास हो जाएगा, बिल अभी पास हो गया है तो उसके बाद फिर इसे करेंगे। तो इट में इशू एन ऑर्डर इफ़ नेसेसरी इन द इंटरेस्ट ऑफ, मतलब किसी गवर्नमेंट में प्रोहिबिट कर सकता है स्ट्राइक को, लॉकआउट को, ले ऑफ को, यूनिट्स को जो एसेंशियल डिफेंस सर्विस में होगा। तो ये था आपका, ठीक है। पनिशमेंट क्या है तो भाई, तो इलीगल लॉकआउट्स एंड ले ऑफ्स के लिए कि एम्प्लॉयर्स वायलेटिंग द प्रोहिबिशन ऑर्डर, तो उसको 1 ईयर का इम्प्रिजमेंट हो सकता है, 10,000 का फाइन हो सकता है, या दोनों हो सकता है। स्ट्राइक्स जो करता है कि उसको भी 10,000 का फाइन, ठीक है, और 1 साल का इम्प्रिजमेंट। पर्सन इंस्टेटिंग जो इंसाइट भी करता है, मतलब लोगों को उकसाता भी है कि आप इलीगल स्ट्राइक करो, तो उसको भी 2 साल की सज़ा है ना। तो मतलब जो जो उकसाएगा ना उसको अप टू 2 ईयर्स तक है, और इम्प्रिजमेंट है 15,000 और दोनों। तो सच एन एम्प्लॉय विल बी लाइबल टू डिसिप्लिनरी एक्शन इंक्लूडिंग द डिसमिसल एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ हिज सर्विसेज। इन सच केस कंसर्न अथॉरिटी इज अलाउड टू डिसमिस और रिमूव द एम्प्लॉय, ये भी कर सकता है। तो अब ये इसको ऑल ऑफेंसेस पनिशेबल, ये कॉग्निशेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस होता है। तो ये पनिशेबल ऑफेंस क्या होता है भाई, कॉग्निशेबल और नॉन बेलेबल होता है। तो कॉग्निशेबल ऑफेंसेज आर दोज दैट रिक्वायर द इमीडिएट अरेस्ट। तो इसमें इमीडिएट, कॉग्निशेबल ऑफेंस क्या होता है कि इमीडिएट आपका अरेस्ट होगा, ठीक है। तो यू आर गोइंग टू बी द इमीडिएट आपका अरेस्ट हो सकता है। पब्लिक यूटिलिटी सर्विस के बारे में बात करते हैं तो इट विल अमेंड द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 टू इंक्लूड एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज अंडर द पब्लिक यूटिलिटी सर्विस। द अंडरटेकिंग्स विच सप्लाई द बेसिक नेसेसरी सर्विसेज सच इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस, पावर, इसमें सब आ जाएंगे, ठीक है। तो ये पब्लिक यूटिलिटी मतलब जो पब्लिक की यूटिलाइजेशन सर्विसेज हैं। राइट टू स्ट्राइक की बात करते हैं तो ये आर्टिकल 91 आपको करार देता है कि राइट टू स्ट्राइक कर सकते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज करता है। इसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन है, असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, सभी आर्म्स के पीसफुली असेंबल कर सकते हो। जैसे भी फार्मर्स क्या हैं वो दे आर प्रोटेस्टिंग और दे आर यूजिंग द आर्टिकल 91, move freely throughout the territory of India, reside and settle in any part of the territory of India, practice any profession or to carry any occupation, trade or business. However, strike is not expressly recognized in the Constitution of the India. मतलब स्ट्राइक जो है ना इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस एक केस आया था कामेश्वर प्रसाद वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार 1958 में। तो यहाँ पे बाई स्टेटिंग दैट स्ट्राइक इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, तो यहाँ पे कहा था कि स्ट्राइक आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैव नो लीगल और मोरल राइट्स टू गो ऑन स्ट्राइक्स। अब पीएसयू में क्या ना जब ना तब स्ट्राइक हो जा रहा था, ठीक है, रेलवे का स्ट्राइक, कभी ये स्ट्राइक कभी वो स्ट्राइक, तो कहा कि ये आपका लीगल नहीं है ना। इंडिया रिकॉग्नाइज स्ट्राइक एज अ स्टैट्यूटरी राइट अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। तो इसका मतलब ये सिर्फ एक स्टैट्यूटरी राइट है ना कि फंडामेंटल राइट है। तो याद रखिएगा कामेश्वर प्रसाद वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार 1958, तो ये स्ट्राइक से संबंधित आपका लॉ है। अब आता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। तो ये क्या है इसकी भी बात करते हैं। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है कि ये डिफाइन करता है पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज एंड स्ट्राइक। इट ऑल्सो पुट सर्टेन प्रोहिबिशन ऑन द राइट टू स्ट्राइक, है ना, मतलब पब्लिक यूटिलिटी की बात करता है सर्विसेज की और बताता है कि सर्टेन प्रोहिबिशन होना चाहिए स्ट्राइक पे। इट प्रोवाइड्स दैट नो पर्सन एम्प्लॉयड इन पब्लिक यूटिलिटी सर्विस शैल गो टू ऑन स्ट्राइक इन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब जो पब्लिक यूटिलिटी सर्विस में नहीं है ना तो वो स्ट्राइक पे जा सकता है। जैसे मान लो कोई वाटर का सप्लाई है, तो अगर मान लो वाटर सप्लाई करने वाले ही लोग स्ट्राइक पे चले जाएंगे तो फिर पानी कैसे आएगा, फिर तो बगैर पानी के तो लोग फिर तो जीना मुश्किल हो जाएगा फिर तो, है ना, तो लाइफ प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी, ठीक है। तो वेरी इमीडिएटली, तो विदाउट गिविंग द एम्प्लॉयर नोटिस टू स्ट्राइक विद इन 6 वीक्स बिफोर स्ट्राइकिंग, ठीक है। तो अगर मान लो कि इफ़ इट प्रोवाइड्स दैट नो पर्सन एम्प्लॉयड इन पब्लिक यूटिलिटी सर्विस शैल गो ऑन स्ट्राइक, जा सकता है अगर उसका ब्रीच कॉन्ट्रैक्ट उसका ब्रीच हुआ है। विदाउट गिविंग द एम्प्लॉयर नोटिस, बिना नोटिस ऑफ स्ट्राइक का, विद इन 6 वीक्स बिफोर स्ट्राइकिंग, है ना। तो ये विदाउट गिविंग द एम्प्लॉयर नोटिस ऑफ स्ट्राइक। फिर विद इन 14 डेज ऑफ गिविंग सच नोटिस, नोटिस के बाद वो 14 डेज पे अपना क्या कर सकता है भाई, वो नोटिस दे देगा। बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द डेट स्ट्राइक स्पेसिफाइड इन एनी सच नोटिस आर एज एफोरसेड। तो बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द डेट, उससे पहले भी अपना स्ट्राइक वो कर सकता है। तो इट ऑल्सो बी नोटेड दैट दिस प्रोविजन डू नॉट प्रोहिबिट द वर्कमैन फ्रॉम गोइंग ऑन स्ट्राइक बट रिक्वायर देम टू फुलफिल द कंडीशन बिफोर गोइंग ऑन स्ट्राइक। फर्दर दिस प्रोविजन अप्लाई टू द पब्लिक यूटिलिटी सर्विस ओनली, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये है आपका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में। तो इसका यही डिफाइन होता है कि, है ना, सर्टेन प्रोहिबिशन भी है और इसमें कहता है कि अगर कोई ब्रीच करता है कॉन्ट्रैक्ट को तो आप विदाउट गिविंग द एम्प्लॉयर को नोटिस आप स्ट्राइक पे जाइए विद इन 6 वीक्स बिफोर स्ट्राइकिंग। तो विदाउट गिविंग द एम्प्लॉयर नोटिस ऑफ स्ट्राइक, ठीक है।
अब बिफोर दैट ये सब सारी चीज़ होंगी, इंडियन एक्सप्रेस में आया था आपका, काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अब नेक्स्ट आते हैं जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स टू हाई कोर्ट्स। अब हाई कोर्ट्स में भाई सब जजेस की बड़ी वैकेंसी है, तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने इन्फॉर्म किया है, किरण रिजिजू हैं, ठीक है, अभी प्रेजेंट टाइम में, तो उन्होंने राज्यसभा को इन्फॉर्म किया है रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन वेरियस हाई कोर्ट्स। तो द मिनिस्टर पॉइंटेड आउट फिलिंग ऑफ वैकेंसी इन द हायर जुडिशरी इज ए कंटिन्यूअस इंटीग्रेटेड एंड कोलैबोरेटिव प्रोसेस बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी मिलके तुरंत से तुरंत इसका बोल रहे हैं कि हमारा कंटिन्यूअस है कि हम जजेस की वैकेंसीज को फिल कर रहे हैं। इट रिक्वायर्स बाई द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड अप्रूवल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज एट द स्टेट एज वेल एज सेंट्रल लेवल, ठीक है। तो ये भी बात है आपका। तो उसके बाद से इसके की पॉइंट्स क्या हैं, तो अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जज कैसे होता है, तो आर्टिकल 217 ऑफ द 217 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 217, यहाँ पे अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस आर्टिकल 217 याद कर लीजिएगा, है ना। 7 तरीका 21 जज ऐसे करके याद रखिएगा, है ना, 7 तरीका 21 जज वाला, ठीक है, कुछ भी ऐसा अपना बना लीजिएगा। ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इट स्टेट दैट द जज ऑफ अ हाई कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इन कंसुलेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द गवर्नर ऑफ स्टेट। तो कंसुलेशन किससे करते हैं भाई, तो अपॉइंट कौन करता है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं, और कंसुलेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द गवर्नर ऑफ स्टेट। In the case of appointment of a judge other than the chief justice of high court is consulated। अगर कोई नॉर्मल जो जज हो, मतलब सिर्फ जज हो, ना कि चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हो, तो वहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को भी कंसलेशन में लिया जाता है। कंसुलेशन प्रोसेस होता है जिसमें हाई कोर्ट जजेस आर रिकमेंडेड बाई अ कलेजियम। तो एक कलेजियम जो है आपका, इनको एक मतलब कलेजियम सिस्टम होता है। अब याद बस ये याद रखिए, कलेजियम सिस्टम होता है जिसमें जजेस की अपॉइंटमेंट करते हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का जज हो या फिर हाई कोर्ट का जज है। तो इसमें कौन होते हैं भाई इस कलेजियम में, तो CJI होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और 2 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं। तो प्रपोजल आपका हाउ बाय इनिशिएटेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ जो हाई कोर्ट होते हैं, वो प्रपोजल देते हैं कंसर्न इन कंसलेशन 2 सीनियर मोस्ट कलीग्स, अपने 2 कलीग के साथ मिलके कि भाई किसका नाम देना चाहिए। फिर ये जो रिकमेंडेशन कलेजियम में जो व्यक्ति सिलेक्ट हो जाता है उसको फिर चीफ मिनिस्टर के पास भेजते हैं, तो रिकमेंडेशन सेंड करते हैं चीफ मिनिस्टर को, जो कि गवर्नर को एडवाइस करता है, और फिर जब प्रपोजल होता है इसको फिर यूनियन लॉ मिनिस्टर को देते हैं, ठीक है। तो इसका एक प्रोसेस होता है। तो फिर ठीक है, ये हो गया। फिर द चीफ जस्टिस ऑफ जो हाई कोर्ट होता है इज़ अपॉइंटेड एज पर द पॉलिसी हैविंग चीफ जस्टिस फ्रॉम द आउटसाइड द रिस्पेक्टिव स्टेट्स, ठीक है। तो जो चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट होता है, ठीक है, वो अपॉइंटेड होता है एज पर द पॉलिसी ऑफ हैविंग चीफ जस्टिसेज फ्रॉम आउटसाइड द रेस्पेक्टिव, मतलब उस स्टेट से अलग स्टेट का वो उसको अपॉइंट करते हैं। तो कलेजियम टेक्स कॉल द एलिवेशन। अब एडहॉक जॉब्स भी होते हैं। तो एडहॉक जॉब्स क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि वैकेंसी है, तो रिटायर्ड जज को बुला के कह दिया कि भाई चलो तुम लोग जल्दी से आ जाओ, आप लोग थोड़ा केस वैसे देख लो, तो एडहॉक जज अपॉइंट कर देते हैं, लेकिन वो भी कॉन्स्टिट्यूशन से होता है आर्टिकल 224A में। तो अंडर द आर्टिकल चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट फॉर एनी स्टेट मे एट एनी टाइम विद द प्रीवियस कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट रिक्वेस्ट एनी पर्सन हु हैज़ हेल्ड द ऑफिस ऑफ जज ऑफ दैट हाई कोर्ट टू और ऑफ एनी अदर हाई कोर्ट टू सिट एक्ट एज अ जज ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट। मतलब कि अब वो जैसे सपोज करो कि पटना हाई कोर्ट है, तो पटना हाई कोर्ट में सपोज करो कि कोई जज जो है, ठीक है, जज साहब क्या है कि रिटायर हो गए हैं, लेकिन चीफ जस्टिस को लगे कि यार ये जज को बुलाना चाहिए, ये थोड़ा सा जल्दी जल्दी पेंडिंग केस को ख़त्म कराए, तो वो कंसेंट लेगा, मतलब उसका प्रीवियस कंसेंट रहेगा प्रेसिडेंट से उस चीफ जस्टिस का, फिर उसको वो अपॉइंट कर देगा, ठीक है। तो ये हो गया। रिसेंटली द सुप्रीम कोर्ट ने पुश करा है कि भाई अपॉइंटमेंट ऑफ रिटायर्ड जजेस टू बैटल इन द पेंडेंसी ऑफ केसेस इन हाई कोर्ट्स, की भाई मतलब अगर आपको पेंडेंसी ख़त्म करना है तो यही लोग हैं आपके काम में आ सकते हैं। अब कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है, तो कॉलेजियम सिस्टम ये एक अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफ़र ऑफ जजेस करता है दैट हैज़ इवॉल्व थ्रू जजमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड नॉट बाई एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो ये पार्लियामेंट के एक्शन ही होता है, ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से होता है और बाई ए प्रोविज़न ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है जी। तो इसमें एवोल्यूशन ऑफ द सिस्टम आया था कि फर्स्ट जज सिस्टम आया था 1981 में। अब कॉलेजियम सिस्टम को लेके काफ़ी ज़्यादा वो कैसे हुआ इसकी कहानी है। तो पहला जो फर्स्ट जज केस आया था 1981 में, तो इसने डिक्लेयर किया था कि प्राइमेसी ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिकमेंडेशन ऑफ जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स एंड ट्रांसफर्स कैन बी रिफ्यूज्ड फॉर कंजेंट रीजंस। मतलब किसी रीज़न के लिए, अगर मान लो कोई चीफ जस्टिस है, वो किसी का नाम दे देते हैं, ठीक है, तो अगर कोई कंजेंट रीज़न है तो उसको रिफ्यूज़ल किया जा सकता है। तो ये चीज़ थी, ठीक है जी।
उसके बाद से आपका द रूलिंग गेव द एग्जीक्यूटिव प्राइमेसी ओवर द जुडिशरी, तो एग्जीक्यूटिव की प्राइमेसी को दे दिया था जुडिशरी के ऊपर इन जुडिशियल अपॉइंटमेंट फॉर द नेक्स्ट 12 ईयर्स। फिर सेकंड जज केस आता है 1983 में। तो सेकंड जो जज केस था 1983 में आता है, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रोड्यूस किया कलेजियम सिस्टम को। तो ये वाला हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि सेकंड जज केस 1983 में आया और यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ है कलेजियम सिस्टम को, जिसमें होल्डिंग दैट कंसोलेशन रियली मिंट कंकरेंस। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात को, यहाँ पे कलेजियम सिस्टम के बारे में बात की गई थी। ठीक है, तो ये कलेजियम सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद से इट एडेड दैट इट वाज नॉट द सीजीआई इंडिविजुअल ओपिनियन बट एन इंस्टीट्यूशनल ओपिनियन। सिर्फ एक सीजीआई के सोल डिसीजन से नहीं होगा, बट एक इंस्टीट्यूशनल एक ओपिनियन होना चाहिए। ठीक है, जिसमें कंसुलेशन करेंगे 2 सीनियर मोस्ट जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट, तो 2 सीनियर मोस्ट जजेस को भी इसमें रखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब आया थर्ड जज केस। तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑन, अब इसमें कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट एंड प्रेसिडेंट रेफरेंस एक्सप्लेन द कॉलेजियम टू अ 5 मेंबर बॉडी। ठीक है, अब इसमें पहले 2 सीनियर मोस्ट जजेस था, तो यहाँ पे ये हो गया थर्ड जज केस में, जो कि 1998 में आया। तो इसमें क्या है, क्या सुप्रीम कोर्ट ऑन प्रेसिडेंट रेफरेंस एक्सपेंड द कलेजियम टू अ 5 मेंबर बॉडी कंप्राइजिंग द चीफ जस्टिस एंड 4 ऑफ हिज सीनियर मोस्ट कलीग्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल लेते हैं कि फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ हाई कोर्ट जजेस में, तो अगर कोई हाई कोर्ट जजेस में किसी का ट्रांसफ़र करना होगा सपोज़ करिए, तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो है प्रेसिडेंट के रेफरेंस को एक्सपेंडेड द कलेजियम टू अ 5 मेंबर बॉडी यहाँ पे कर सकता है। तो इसमें ये 5 मेंबर बॉडी बताया थर्ड जज केस में। ठीक है, जो कि 1998 में आपका आया था। ठीक है, अब इश्यूज इन्वॉल्व है कि क्यूम्बर सम प्रोसेस है ये, है ना। तो इनऑर्डिनेट डिले हो जाता है अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस में, डिप्रेटिंग नंबर्स ऑफ हायर जुडिशरी, ये थ्रेटन करता है, अफेक्ट करता है जस्टिस डिलीवरी मैकेनिज्म को। ट्रांसपेरेंसी का बहुत ज़्यादा इसमें है कि भाई किस बेस पे आप उसको ले रहे हैं, क्या मतलब, जैसे यूएस वगैरह में क्या होता है कि वो अपने जजेस की रैंकिंग करते हैं कि कौन सा जज अच्छा काम कर रहा है, किसने अच्छे डिसीजन दिए हैं, और इवन वहाँ पे पब्लिक भी उनको वो मतलब कि शायद वोट करती है, मतलब उनको बताती है, अप्रिशिएट करती है उनको। तो ट्रांसपेरेंसी नहीं है कि भाई अब कौन बन रहा है क्या नहीं बन रहा है। तो थर्ड जज केस में याद रखिएगा 5 मेंबर बॉडी कॉलेजियम सिस्टम को एक्सपेंड कर दिए थे, जो कि 1998 में आया था। ठीक है जी, इन प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन है द कलेजियम सिस्टम स्ट्रक्चरली टेंड्स टू फेवर पार्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी एंड इज फार फ्रॉम बीइंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन फॉर सीक द डिलीवर जस्टिस। थोड़ा ये भी है, इसकी वजह से वैकेंसी इन हाई कोर्ट्स काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, हाई पेंडेंसी ऑफ केसेस है। अटैम्प्ट किया गया है रिफॉर्म के लिए, तो एक नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन लाया गया था 2014 में थ्रू द 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2014। ठीक है, 2014 में लाया गया था एक एक्ट बना के 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो एनआईजेसी ने प्रपोज किया था कि जो अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस एंड सुप्रीम कोर्ट्स ये और चीफ जस्टिस का जरा ट्रांसपेरेंट रखेंगे, तो दे विल बी सिलेक्टेड बाय द कमीशन हुज मेंबर्स विल बी ड्रॉन आउट फ्रॉम द जुडिशरी, लेजिस्लेचर एंड सिविल सोसाइटी, है ना, इस तरह से होगा। अब इस पर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठ गया 2015 में, और उसने कहा एनआईजेसी को कि ये बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, मतलब कि एग्जीक्यूटिव जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है वो आपकी ब्रीच हो जाएगी इससे। तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है अपना, ये बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। ठीक है, अच्छा कौन सा आर्टिकल है जो डिफाइन करता है कि सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव या सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, बताइए। वे फॉरवर्ड ये कहता है कि इट इज़ टाइम टू थिंक अ परमानेंट और इंडिपेंडेंट बॉडी टू इंस्टलाइज द प्रोसेस एंड एडिक्वेट सेफगार्ड टू प्रेजेंस ऑफ द जुडिशरी इंडिपेंडेंस गारंटिंग। मतलब आप कोई मतलब आप इस तरह का एक इंडिपेंडेंट बॉडी क्रिएट कर लीजिए, जैसे यूपीएससी है तो वैसे ही आप भी कुछ ऐसा कुछ बना दीजिए बॉडी टाइप का, यूपीएससी टाइप का बॉडी बना दीजिए। जैसे सपोज करिए कोई यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, तो आप यूनियन जुडिशियल सर्विस कमीशन बना दीजिए, वहाँ पे आप हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करिए, या फिर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अच्छा जज जो काम करता है उसको भी लाइए, ऐसा कर सकते हैं ना। अब जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज तो मतलब कि वो हाई कोर्ट के प्रोसेस, मतलब स्टेट गवर्नमेंट ही तो उनको अपॉइंट करती है ना थ्रू द हाई कोर्ट से, है ना, इन कंसुलेशन विद द हाई कोर्ट।
गवर्नर उनको अपॉइंट करते हैं एक्चुअली में। तो एक उसका एग्जाम तो होता है ना जुडिशरी का। तो इंस्टेड ऑफ सेलेक्टिंग द नंबर ऑफ जजेस रिक्वायर्ड अगेंस्ट अ सर्टेन नंबर ऑफ वैकेंसी, द कॉलेजियम मस्ट प्रोवाइड अ पैनल ऑफ पॉसिबल नेम्स टू द प्रेसिडेंट अपॉइंट इन ऑर्डर टू, मतलब ये सब आपका ये बहुत सारे लोगों का नाम दे सिर्फ वैकेंसी, जैसे मान लीजिए एक बार 10 नाम भेज दिया, अब 10 नाम को मतलब बारी बारी से जब भी जैसे उनको मौका मिले वैसे उनको भेज दीजिए उस हाई कोर्ट में, ऐसा भी कर सकते हैं। अब है डाइंग डिक्लेरेशन। अब ये डाइंग डिक्लेरेशन क्या है भाई? तो रिसेंटली ए स्पेशल सीबीआई कोर्ट अवार्डेड 2 पुलिसमैन लाइफ सेंटेंस फॉर द कस्टडियल डेथ। तो उसमें था कि इन्होंने मर्डर किया था एक्यूज ऑन द बेसिस ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन मेड बाय द विक्टिम प्रायर टू हिज डेथ, मतलब उसके मरने से पहले बताया था कि हमारा भाई ऐसा हुआ था। तो सीबीआई जो है प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग बॉडी पुलिस एजेंसी है इंडिया की, और ये डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल और मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंतर्गत आता है, और विच फॉल्स अंडर द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। ठीक है, तो सेक्शन 32 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 डिफाइन करता है कि डाइंग डिक्लेरेशन क्या होता है। जैसे सपोज कोई मरने से पहले व्यक्ति बोल दिया कि हमको यही दोनों पुलिस वाले मिलके मारे थे, बस हो गया, उतना काफ़ी एविडेंस काफ़ी है। ठीक है, तो ये उसमें कुछ खास नहीं है, ये अपने काम की चीज़ नहीं है। अब आते हैं जीनोम ऑफ सॉल्ट सिक्रेटिंग मैंग्रोव स्पेसीज डिकोडेड। ठीक है, अब एक जीनोम एक फाइंड आउट किया है जो सॉल्ट सिक्रेटिंग मैंग्रोव करेगा, स्पेसीज को डिकोड किया गया है। तो साइंटिस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम डिकोड किया है कि विथ रेफरेंस विथ द होल जीनोम सीक्वेंस इन्होंने किया है कि हाई सॉल्ट टॉलरेंट फॉर एंड सॉल्ट सिक्रेटिंग मैंग्रोव स्पेसीज, इसका नाम रखा है ये एविसिनिया मैरिना। तो एविसिनिया मैरिना क्या कहे, एक मैंग्रोव की एक जेनेटिकली मतलब उसका क्या कह सकते हैं, एक जीनोम सीक्वेंस किया गया है इसको, सीक्वेंस जीनोम सीक्वेंस का। अब ये जो है ये मतलब कि बहुत ज़्यादा सैलिनिटी को ये टॉलरेट कर सकता है, सीक्रेट कर सकता है। ठीक है, मैक्सिमम से मैक्सिमम सॉल्ट को। तो दिस स्टडी इज लेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस भुवनेश्वर में। ठीक है, अब इसके की पॉइंट्स क्या हैं, ये एविसिनिया मैरिना है क्या? तो इट इज़ वन द मोस्ट प्रोमिनेंट मैंग्रोव स्पेसीज, सबसे मोस्ट प्रोमिनेंट मैंग्रोव स्पेसीज है आपका, फाउंड इन ऑल फॉर्मेशन इन इंडिया, और इट इज़ अ सॉल्ट सिक्रेटिंग एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सॉल्ट टॉलरेंट मैंग्रोव है स्पेसीज दैट ग्रोज ऑप्टिमली इन 75% सी वाटर एंड टॉलरेट कर सकता है 250% सी वाटर तक को। ठीक है, तो इट इज़ अमंग द रेयर प्लांट स्पेसीज विच कैन एक्सक्रीट 40% ऑफ द सॉल्ट। भाई 40% सॉल्ट को एक्सक्रीट करना इज़ अ बिग नंबर थ्रू द सॉल्ट ग्लैंड्स ऑन द लीव्स, और इनके लीव्स में ना सॉल्ट ग्लैंड्स होते हैं। बिसाइड इट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैपेसिटी टू एक्सक्लूड सॉल्ट एंट्री टू द रूट्स, इट इज़ ऑल्सो रेफर्ड एज द ग्रे मैंग्रोव और वाइट मैंग्रोव, इसको ग्रे मैंग्रोव ऑफ। तो ये याद रखिएगा कि एविसिनिया मैरिना क्या है ना, तो ये एविसिनिया मैंग्रोव एक मैंग्रोव की स्पेसीज है। ठीक है, मैंग्रोव क्या होता है, तो स्मॉल ट्री होता है और श्रब होता है जो कि कोस्टलाइन में ग्रो होता है, और साल्टी सेडिमेंट्स ऑफ एन अंडर वाटर में भी ये हो जाता है, पानी के अंदर भी हो जाता है। तो ये मैंग्रोव को इसका नाम दिया गया क्योंकि इसका हैबिटेट ऐसा है, श्रब्स की तरह होता है। तो मैंग्रोव में ट्री भी फ्लावर होते हैं, और ये इसके कुछ फैमिलीज़ हैं जैसे राइजोफोरेसिया, एसेंथिया, लाइरेथिस, कॉम्ब्रेथिस, एरिसी, ये पढ़ लीजिएगा, इतना नहीं आएगा। अब फीचर्स मैंग्रोव्स का क्या है, सेलाइन इन्वायरमेंट में रहता है, तो ये सेलाइन इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकता है, हॉस्टाइल इन्वायरमेंट में भी, लो ऑक्सीजन कंडीशन भी। और पता है आपको मैंग्रोव ना, जहाँ जहाँ मैंग्रोव हैं वो साइक्लोन का बड़ा अच्छा प्रोटेक्शन करता है। जैसे उड़ीसा में इतना ज़्यादा साइक्लोन आता है, तो उड़ीसा ने इतना अच्छा मैनेजमेंट किया 1998 के साइक्लोन के बाद। साइक्लोन तो आता है वहाँ पे, लेकिन उस तरह का नुकसान नहीं होता है जितना होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा मतलब मैंग्रोव की प्लांटिंग की है और जो मैनेजमेंट किया है। ठीक है, और लो ऑक्सीजन में भी ये देखिए फीचर्स, लो ऑक्सीजन में भी ये आपका मैंग्रोव काम कर सकता है। तो अंडरग्राउंड टिश्यू होते हैं, ठीक है, जो कि ऑफ एनी प्लांट्स नीड ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, बट इन ए मैंग्रोव इन्वायरमेंट द ऑक्सीजन इन सॉइल इज़ लिमिटेड और नील, हैंस द मैंग्रोव रूट्स एब्जॉर्ब द ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। तो ऐसे कहते हैं कि ये आपका ऑक्सीजन से भी ये है तो आपका अब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, मैंग्रोव है स्पेशल रूट्स फॉर दिस, उनका कुछ स्पेशल रूट्स होता है जिसको कहते हैं न्यूमोट्रोप्स, है ना, तो ये आपको इसको ब्रीदिंग रूट्स भी कहते हैं। ठीक है जी, तो ये काम कर लेता है। तो ये न्यूमरस पोर्स होते हैं, ठीक है, थ्रू विच ऑक्सीजन एंटर्स द अंडरग्राउंड टिश्यू। सफिशिएंट लीव्स होता है मैंग्रोव में, ठीक है, लाइक डिजर्ट प्लांट्स में, जो स्टोर करता है फ्रेश वाटर को,
इन थिक सुकुलेंट लीव्स, अपने लीव्स में ही फ्रेश वाटर को स्टोर कर लेता है। इसमें भी एक वैक्सिक कोटिंग होती है लीव्स सील्स में इन वाटर, ये मिनिमाइज करता है इवेपोरेशन को। फिर इसके बाद से विविए पैरस, मतलब कि इनके जो सीड्स होते हैं जर्मिनेट करते हैं वाइल स्टिल अटैच टू द पेरेंट ट्री, है ना, मतलब पेड़ पे ही है लेकिन वो अपना जर्मिनेशन का काम कर लेता है। वंस जर्मिनेटेड द सीडिंग ग्रोज इनटू अ प्रोपेगल, अब जैसे वो हो जाता है तो सीडिंग ग्रो करता है एज अ प्रोपेगल में। फिर जो मैच्योर प्रोपेगल होता है फिर वो गिर जाता है ना। इस मान लो ऐसे था, जनरेट हो गया, ऐसे बन गया, अब ये जाके तब नीचे गिरेगा, ये प्रक्रिया होती है इसकी। थ्रेट क्या है भाई, तो कंस्ट्रक्शनिस्ट है। तो मैंग्रोव फॉरेस्ट आपका हैज़ बीन लॉस्ट ड्यूरिंग द लास्ट 2 डिकेड्स, कोस्टल डेवलपमेंट आपने बहुत ज़्यादा कर दिया, ये सब सारी चीज़ें हुई। ओवर हार्वेस्टिंग आपने कर दिया, ठीक है। तो मैंग्रोव ट्रीज़ आर यूज्ड फॉर फायरवुड, है ना, और कंस्ट्रक्शन वुड के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, चारकोल प्रोडक्शन के लिए करते हैं, एनिमल फॉडर के लिए यूज़ करते हैं। अदर्स रीज़न भी है कि ओवर फेसिंग कर दिया, पॉल्यूशन फैला दिया, ये सब सारी चीज़ें। तो एरिया कवर्ड ग्लोबल है, इसको कवर करके रखा गया है। तो मैंग्रोव्स जो है ये आपके लगभग 118 कंट्रीज़ में अब मिलता है, यानी कि ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल, पोलार रीजन में नहीं होता है, ठीक है जी। एशिया में सबसे लार्जेस्ट कवरेज है आपका वर्ल्ड के मैंग्रोव का, फॉलोड बाई अफ्रीका, नॉर्थ एंड सेंट्रल अमेरिका, ओशनिया एंड साउथ अमेरिका। इंडिया के स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 कहती है कि मैंग्रोव कवर इन द कंट्री इज़ 4975 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि सिर्फ 0.15% ऑफ द कंट्री का टोटल जियोग्राफिक एरिया के बराबर है। तो मैंग्रोव जो है आपका ये इंक्रीज हुआ है 54 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि 1.10% इंक्रीज़ किया गया है अकॉर्डिंग टू स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019। फिर बताता है कि डेल्टा जो है ऑफ गैंगीज, नदी, कृष्णा, गोदावरी और कावेरी, ये जो मतलब इनका जो मीटिंग, मतलब ये इनका जो माउथ होता है, तो यहाँ पे भी बता रहा है कि यहाँ पे आपका मैंग्रोव फॉरेस्ट है। फिर से बता रहा है कि बैकवर्ड्स इन केरला, यहाँ पे हाई डेंसिटी है आपके मैंग्रोव फॉरेस्ट का। सुंदरबन में भी क्या है, वेस्ट बंगाल में लार्जेस्ट मैंग्रोव रीजन ऑफ द वर्ल्ड है, और ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। और सुंदरबन के बारे में एक और चीज़ बताता हूँ कि ये सबसे बड़ा लेक है आपका इंडिया का, नॉट लेक, रामासार साइट, सॉरी, रामासार साइट सबसे बड़ा सुंदरबन है, और सबसे छोटा रेणुका है हिमाचल प्रदेश का। तो अब बताते हैं कि ये इट एक्सपेंस हुगली रिवर, ये बालेश्वर रिवर, ये बांग्लादेश में होता है। अब भीतरकनिका मैंग्रोव सिस्टम ये उड़ीसा में है, ये इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है, कब, सुंदरबन के बाद। फिर से पिचावरम इन तमिलनाडु है, यहाँ भी मैंग्रोव के फॉरेस्ट हैं, और यहाँ पे मेनी एक्वेटिक बर्ड स्पेसीज भी मिलती हैं। तो वेस्ट बंगाल हैज़ 42.5% ऑफ इंडियाज़ मैंग्रोव कवर, फॉलोड बाई गुजरात। तो पहला कौन सा हो गया, तो वेस्ट बंगाल, फिर आपका गुजरात, और देन आपका अंडमान निकोबार आइलैंड। तो ये याद रखना, वेस्ट बंगाल के बाद सीधा ईस्टर्न और सीधा वेस्टर्न, ठीक है। वेस्ट बंगाल ईस्टर्न कोस्ट पे और गुजरात वेस्टर्न कोस्ट पे, ठीक है। अब देखो भाई, ये जो मैंग्रोव है इसका इकोसिस्टम सर्विस काम है। मतलब इकोसिस्टम सर्विस का मतलब कि ये इकोसिस्टम इसका सर्विस है। इकोसिस्टम में मतलब कि जो पूरा इंटायर इकोसिस्टम होता है उसमें ये हेल्प करता है। तो वर्ल्ड को करता है कि मतलब मैंग्रोव जो है वुड प्रोवाइड करता है, टिम्बर और फ्यूल देता है, कोस्टल को प्रोटेक्शन करता है, ठीक है। जब भी ये आपके जैसे सपोज़ करो कि साइक्लोन आ गया है ना, सुनामी आ गया, तो उससे भी प्रोटेक्ट करता है। वाटर को भी फिल्टर करता है ये, है ना। 2 से 5 हेक्टेयर्स ऑफ मैंग्रोव में ट्रीट 1 हेक्टेयर ऑफ एक्वाकल्चर। टूरिज़्म को भी बढ़ावा देता है, फिशरी बहुत ज़्यादा होती हैं जहाँ पे, क्लाइमेट को रेगुलेट करता है, कार्बन स्टोरेज करता है ना। तो मैंग्रोव इकोसिस्टम सर्विस की बात करते हैं कि $, इसका है 33,000 to 57,000 पर हेक्टेयर पर ईयर, इतना देता है आपका, यानी कि 800 बिलियन पर ईयर तक का ये, मतलब एक तरह से देखिए तो उसकी अपनी खुद की जो मतलब वो पेमेंट करता है, खुद की सर्विस देता है, $800 बिलियन की पर ईयर, ठीक है। PIB से लिया गया था ये चीज़, तो इसका मेन यही काम था। याद रखिएगा कि जो एविसिनिया मरीना है, ठीक है, ये जीनोम ऑफ सॉल्ट सिक्रेटिंग मैंग्रोव स्पेसीज को डिकोड किया गया है। हम नेक्स्ट आते हैं, इसका नाम है नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन। तो अब ये नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन क्या है कि रिसेंटली US ने अप्रूव किया है जर्मनी रसिया नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन, यानी कि NS2P प्रोजेक्ट,
जो कि सिग्निफिकेंटली इंक्रीज़ करता है यूरोप्स एनर्जी डिपेंडेंस ऑन रसिया को। तो यूएस ने इसको अप्रूव कर दिया है भाई, ठीक है। जैसे पहले क्या होता था कि रसिया का कोई प्रोजेक्ट अगर कोई ले रहा है तो उस पर सैंक्शन लगा देते थे, तो लेकिन इस बार इन्होंने अप्रूव कर लिया है। तो ठीक है, तो जो यूएस ने काफ़ी पहले, जैसे यूएस ने तो ईरान पे इतने सारे सैंक्शन लगा रखे हैं, ठीक है, कि वो बर्बाद हो गया है। उसके बाद एक क्यूबा है, उसके ऊपर भी खूब ज़बरदस्त। अब ये देखिए भाई, डेमोक्रेट्स की गवर्नमेंट आई है, तो डेमोक्रेट्स का और ये क्यूबा का, इनका बड़ा पुराना पंगा चलता है, ठीक है। तो द यूएस हैड प्रीवियसली इम्पोज सैंक्शन टू प्रिवेंट द कंप्लीशन ऑफ दिस गैस पाइपलाइन बिटवीन रसिया एंड जर्मनी। तो ये रसिया और जर्मनी के बीच में ये गैस पाइपलाइन है। इसको याद रखिएगा कि नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन किन कंट्रीज़ के बीच में है, तो रसिया से लेके जर्मनी तक है, ठीक है। अब देख लेते हैं, ये आपका हो गया रसिया। तो रसिया का वैबगोर से चलता है ये, और ये यहाँ पे जर्मनी के ग्रेसवॉल्ड तक आता है, ठीक है। की पॉइंट्स बात करते हैं, तो ये उस्ता लुगा, ये 1200 किलोमीटर पाइपलाइन है, और ये फ्रॉम उस्ता लुगा इन रसिया से ग्रेइफस्वाल्ड जर्मनी तक जाता है, और ये थ्रू द बाल्टिक सी जाता है। तो बाल्टिक सी के किनारे कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं ये भाई देख लीजिएगा थोड़ा, ठीक है। ये है ना बाल्टिक सी। उसके बाद से ये नॉर्थ सिस्टम 1 है। तो बस यही, मतलब ये डिसाइड हुआ था 2015 में, लेकिन फिर वो ट्रम्प जो उसको गुस्सा आ रहा था, तो वो बहुत सारा इम्पोजिशन सैंक्शन लगा देता था। तो ईयू की डिपेंडेंस है रसिया के ऊपर, ठीक है, ये भी नेचुरल गैस के लिए, तो ये भी याद रखिएगा। और ये बाईपासिंग यूक्रेन को बाईपास करके आ रहा है। तो देयर इज़ एन एग्जिस्टिंग पाइपलाइन बिटवीन रसिया एंड यूरोप थ्रू यूक्रेन, ठीक है। तो ये यूक्रेन को बाईपास करके आ रहा है, ठीक है। तो इट वुड बाईपास यूक्रेन एंड डिप्राइव ऑफ अ सिग्निफिकेंट ट्रांजिट फ्री ऑफ, मतलब यूक्रेन को छोड़ दिया तो उसको क्या, यूक्रेन को पैसा नहीं मिलेगा, है ना। तो ये चार्ज है। तो इससे जियोपॉलिटिकल विन भी हो गया रसिया का, उसका इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, ठीक है। ठीक है जी, यही सब चीज़ है। बाकी अब ठीक है। ग्रीन फंड फॉर यूक्रेन, तो जर्मनी हैज़ यूटिलाइज ऑल अवेलेबल लिवरेज टू एक्सटेंड 10 years द करंट रसिया यूक्रेन गैस ट्रांजिट एग्रीमेंट। जर्मनी ऑल्सो हैज़ टू कंट्रीब्यूट एटलीस्ट 175 million टू न्यू 1 billion ग्रीन फंड फॉर यूक्रेन। तो ये लोग ग्रीन फंड फॉर यूक्रेन को देंगे, इतना कुछ खास नहीं है, बस अपना वो काम का चीज़ हो गया। अब सब्सिडी स्कीम है टू बूस्ट मर्चेंट शिप्स को। तो मर्चेंट शिप्स को सब्सिडी स्कीम दिया जाएगा। तो यूनिट कैबिनेट ने अप्रूव किया है कि भाई सब्सिडी सपोर्ट दो इंडियन शिपिंग कंपनीज़ को, ताकि वो ग्लोबल मतलब कंपटीशन में वो भी आ सके। तो ये मिनिस्ट्री है आपका सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, ताकि इंपोर्ट कर सके गवर्नमेंट, फॉर इंपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट कार्गो के लिए, ठीक है। तो द स्कीम सब्सिडी दे रहा है कि आपका 1625 ओवर द 5 years के लिए दे रहा है। तो हाईलाइट बात कर लेते हैं इस स्कीम्स की। तो ये स्कीम जो इन्वेसाज करता है, इंक्रीज इन फ्लैगिंग एंड वुड लिंक एक्सेस टू द इंडियन कार्गो टू इन्वेस्टमेंट इन द इंडियन शिप्स। ये सब इन्वेस्टमेंट वगैरह बढ़ाएगा। प्रोसेस करेगा एडिंग ऑफ वेसल टू द नेशनल रजिस्ट्री में, ठीक है। और सब्सिडी सपोर्ट मिलेगा 5% से 15% तक का, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें। हाउ एवर शिप्स ओल्डर देन 20 विल नॉट एलिजिबल फॉर अंडर दिस स्कीम। तो ये चीज़ आपका है कि जो भी पुरानी हो गई हैं उनको ये नहीं दिया जाएगा 20 years से, ठीक है। फिर तो ये सब सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। अब रैशनल ऑफ द स्कीम क्या है, तो स्मॉल साइज ऑफ इंडियन शिपिंग इंडस्ट्रीज़ है, ठीक है। डिस्पाइट हैविंग हमारा इतना 7500 किलोमीटर लॉन्ग कोस्ट लाइन है, तो लेकिन ए सिग्निफिकेंट नेशनल जो एग्जिम है अपना पॉलिसी 100% हमने FDI भी दे रखा है शिपिंग में। मतलब हम ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन शिप का ही यूज़ करते हैं, अपने पास तो शिप है ही नहीं। बस आम भाषा में ये समझ लीजिए, हमारे पास कार्गो शिप है नहीं, हम सब फॉरेन डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें इसको बढ़ावा देना होगा। बस ये सब थोड़ा पढ़ लीजिएगा, कुछ खास नहीं है। इससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, इकोनॉमिक एडवांटेज एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अब RBI टू इंट्रोड्यूस डिजिटल करेंसी। अब RBI भाई इंट्रोड्यूस कर रही है डिजिटल करेंसी की। तो RBI वर्किंग कर रहा है कि फेज्ड इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी फॉर इट्स ऑन डिजिटल करेंसी एंड इज़ इन द प्रोसेस ऑफ लॉन्चिंग अ होलसेल एंड रिटेल सेगमेंट्स इन द नियर फ्यूचर। मतलब होलसेल लेवल पे और रिटेल लेवल पे भी डिजिटल करेंसी की बात की जा रही है। तो हाई लेवल इसके लिए इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी को बैठाया गया है, सेटअप बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री, और रिकमेंडेड सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी विथ चेंजेस इन द लीगल फ्रेमवर्क इंक्लूडिंग द RBI एक्ट। तो मतलब क्या क्या, मतलब अभी एक तरह से समझो कि ये वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो इसका 2-3 साल या 1-2 साल लग सकता है। तो डिजिटल करेंसी क्या होगा, तो ये एक पेमेंट मेथड होगा जो कि सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक बेस पे होगा, और वो टेंजिबल नहीं होगा। मतलब वो उसका टेंजिबल का मतलब आप उसका पैसा आप जाके कैश नहीं कर पाओगे।
तो इट कैन बी ट्रांसफर बिटवीन द एंटिटीज फॉर यूज़र विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर्स, स्मार्टफोन्स एंड द इंटरनेट। तो ये बात हो गया। तो डिजिटल करेंसी इज ऑल्सो नोन एज डिजिटल मनी एंड साइबर कैश, एग्जाम्पल क्रिप्टो करेंसी। तो ये क्रिप्टो करेंसी टाइप का इसको मान सकते हैं। तो भाई नीड क्या है कि इससे माल प्रैक्टिसेस जो होगा वो एड्रेस हो जाएगा, है ना। जैसे जो क्रिप्टो करेंसीज़ है तो उससे बहुत सारा खतरा है, कोई उसकी बैकिंग नहीं है ना, तो मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह ये सब थोड़ा बंद हो जाएगा। इससे क्या होगा, वोलेटिलिटी जो है वो उसको एड्रेस किया जा सकता है। तो क्योंकि इसके सामने कोई करेंसी पकड़ नहीं करते हैं, जैसे डॉलर वगैरह कुछ रखना नहीं है, इसका अपना सोल डिमांड सप्लाई के ऊपर ये सब डिपेंड करता है। ये सब सारी चीज़ें होंगी। डिजिटल करेंसी, प्रॉक्सी वार, मतलब इंडिया रन्स द रिस्क ऑफ बीइंग कॉट अप इन द, वही प्रॉक्सी डिजिटल वार ना हो जाए यूएस और चाइना की वजह से, ये सब सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो अ सॉवरेन डिजिटल रूपी is not just a matter of financial innovation but a need of pushback against the inevitable proxy war which threatens our national and financial security। ये सब सारी चीज़ें हैं भाई। तो अब इशूज़ क्या हो सकता है कि भाई मतलब कि अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी है, साइबर अटैक हो रहा है, हमारा आर्किटेक्चर उस तरह का नहीं है, ये सब सारी चीज़ें देख लीजिएगा, कुछ खास नहीं है। अब यूनेस्को ने डिलिस्ट करा है लिवरपूल ऑफ इट्स वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस को, मतलब उसको हटा दिया है लिवरपूल को। तो रिसेंटली सिटी ऑफ जो लिवरपूल है इंग्लैंड का, वो रिमूव हो गया है यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज और यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल, मतलब वर्ल्ड हेरिटेज साइट से उसको हटा दिया गया है। अर्लियर 6 इंडियन प्लेसेस वेर एडेड इन द टेंटेटिव लिस्ट ऑफ द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो ये भी याद रखिएगा। की पॉइंट्स देख लीजिए भाई, लिवरपूल ये है। अब लिवरपूल का सॉल्ट आता था इंडिया में, ठीक है। गांधी जी ने तभी तो विरोध किए थे कि हमारे पास इतना बड़ा सिटी है तो फिर हम क्यों करेंगे। तो ये पोर्ट सिटी था जो कि प्रेस्टिजियस आर्किटेक्चर, ब्यूटी वगैरह था। तो अब इट इज़ नेम्ड एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 2004 में। तो इतना कुछ काम का चीज़ नहीं है अपने लिए, बस इतना बस याद रखिएगा, उसको हटा दिया है। अब इंडिया में 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, 30 जिसमें कल्चरल सिटी है, 7 नेचुरल है, और जो सबसे लेटेस्ट है वो जयपुर सिटी है, और एक मिक्स साइट है जो कि कंचनजंगा है, आपका कंचनजंगा सिक्किम का, जो कि मिक्स साइट है, ठीक है। अब एक और न्यूज़ है द गांव बोरास। तो असम कैबिनेट अनाउंस किया है गांव बोरास यानी कि विलेज लेवल फंक्शन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन विल बी कॉल्ड एज गांव प्रधान, ठीक है। तो गांव प्रधान कहलाएंगे, वो कौन कहलाएंगे कि जो असम कैबिनेट अनाउंस किया है कि दैट गांव बुरवास जो विलेज लेवल फंक्शनरीज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है विल बी कॉल्ड एज अ गांव प्रधान को कहा जाएगा। तो द गवर्नमेंट हैज़ रीजन दैट अ नंबर ऑफ यंग मैन एंड वुमेन बिकम गांव बुराज एंड दस द वर्ड बुरा मीनिंग ओल्ड इन असामी। तो बूढ़ा का मतलब कि बूढ़ा, तो बूढ़ा अपने आप को नहीं कहना चाहते हैं, वो लोग चाहते हैं कि हम जवान कहलाएं, तो गाँव प्रधान वो कहते हैं इस बात को। तो गाँव बुराज आर द विलेज हेडमैन, ठीक है। बस यही बात है और कुछ बात नहीं है इसमें, ठीक है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।